नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। ये कोसी का घटवार का अंतिम भाग है। अभी तक आपने कहानी में सुना कि गोसाई नाम का एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जो कि कोसी के नदी के तट पर अब आटे की चक्की चलाता है। हमने सुना कि वो खाली बैठा अपने पिछले जीवन को याद करता है, जहां वो अपने जीवन के उन क्षणों को याद करता है जब उसने आर्मी ज्वाइन की थी, और साथ ही साथ अपनी प्रेमिका को। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक पीछे से एक आवाज आती है, कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। अब आगे। सिर पर पिसान रखे एक स्त्री उसे यही पूछ रही थी। गोसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गोसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वो बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किट किट बोल रही थी, और उसी गीत के साथ गोसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गोसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए, कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। अब वो भी तेज धूप में बोझा सिर पर रखे हुए गोसाई का उत्तर पाने को आतुर थे। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वो उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गोसाई टाल न पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहां पहले ही टीला लगा है तो देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कहा। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वो दूसरे चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गोसाई कमर झुकाकर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वो कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा, और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर वो एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थना थी जो उसका मुंह बंद कर देती थी। वो स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गोसाई के अंतर मन में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वो स्वयं को रोक नहीं पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वो पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उससे शंका शायद ये थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी उसे बुला रहा है, यह उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गोसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आओ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गोसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छाह में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कौर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वो उसी ओर चलने लगी। गोसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी। बड़ा उपकार का काम किया तुमने। ऊपर के घट में भी न जाने कितनी देर में नंबर मिलता है।
अजात संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गोसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व भी उसने कहा, अरे जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गोसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वो भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पान पतेल झाड़ कर बैठते लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गोसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य नहीं होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गोसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वो उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वो उसका पूर्व परिचित गोसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन में लौट आया था, वक्त काटने के लिए ये घट लगवा लिया। गोसाई ने उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कहा है। होठों पर मुस्कान लाने की उसने असफल कोशिश की। कुछ क्षणों तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर गोसाई ने ही पूछा, और बाल बच्चे ठीक है? आंखें जमीन पर टिकाए, गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गोसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गोसाई ने फिर पूछा, अच्छा तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप टप वो सिर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गोसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वो किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में काला चरेव यानी सुहाग चिन्ह नहीं था। हतप्रभ सा गोसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वो उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वो कहना चाहता था। इन क्षणों में वो केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गोसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता ना, उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किस तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरते। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गोसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी को नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कि कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे किसी का लेना देना नहीं है। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गोसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गोसाई सोचने लगा कि 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वो आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गोसाई एक टक उसे देखता ही रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गोसाई का ध्यान टूटा। हाँ,
अब तो 2 बजने वाले होंगे। उसने कहा, उधर धूप लग रही है तो इधर आ जा, छांव में आ जा। कहता हुआ गोसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मण ने गोसाई की ओर देखा, लेकिन वो अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मण का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गोसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजलि से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्मुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोर कर उसने आग सुलगाई और एक कालीख पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मण की ओर मुंह कर कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना। वो देख रही हो ना, वो पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गोसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा कि एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मण की देह से सट कर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मण ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने यहां भी पहुंच गया। गोसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर मां से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे ना, इतनी सी देर में मरा क्यों जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गोसाई फिर उस बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वो गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मिहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। तभी लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक अल्मुनियम का मग और एक अल्मुनियम के मिस्टीन में गोसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। तभी हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मण उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गोसाई ना न कह सका। वो खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गोसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियां या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मण के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन्न खन्न का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वो बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिबियों को उठाता रखता रहा। वो लौट कर आया तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गोसाई ने बच्चे की ओर देखा। वो दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गोसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। अरे मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, ये तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। न जी, वो तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रखाई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट कर दी। यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटी घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी। वो ध्यानपूर्वक अपनी मां और इस अपरिचित व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। आंखें तरेर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। अरे कोई नहीं, बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा।
गोसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु मां की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वो ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर तो कभी मां की ओर देख लेता था। गोसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में जब संकोच करता रहा तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, मां अब ले क्यों नहीं लेता? जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गोसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुरा कर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गोसाई हो कर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गोसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। जब ऐसी ही खाने पीने वाली की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है। आज थोड़े पैसे मिले हैं तो सोचा आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गोसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गोसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए रख ले, मेरे पास अभी और है। परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं जी, काम तो चल ही रहा है। मैं इस मतलब से थोड़ी कह रही थी। ये तो बात चली थी तो मैंने कह दिया। कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गोसाई को लक्ष्मण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वो बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आए तो बेकार है। साला कितना कमाया कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आए। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी है, एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिन रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दे तो वो बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मण के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वो सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वो धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वो हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घुसते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वो एक बार लक्ष्मण के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो। अटक अटक कर वो बोला, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वो न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा, पर गोसाई ने झिड़कते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पुत्र परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वो नहीं रुका।
पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटा कर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वो उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज कर रहे थे। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। तो ये थी शेखर जोशी जी के द्वारा लिखी हुई कोसी का घटवार। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ बताएं कि आप आगे और कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं। अगले ही हफ्ते आपके लिए लेके आने वाले हैं सुनो कहानी ओरिजिनल की एक नॉवल जिसे लिखा है आप और मुझ जैसे एक आम आदमी ने ही। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। जल्द ही मिलते हैं कहानी के साथ। धन्यवाद।